हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी के लिए एरुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एरुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 के प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटकई बूम पहाड़ी। पटकई बूम पहाड़ी, पटकई बूम पहाड़ी जो है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, जबकि मीरी, अबोर, डाफला और मिशमी ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन ये तिब्बत के तरफ ये डाफला, मीरी और अबोर जो है ये तिब्बत के तरफ पहाड़ी पाई जाती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही है लेकिन तिब्बत से सटे हुए प्रदेशों में पाई जाती है, जबकि म्यांमार से सटे प्रदेशों में कौन पाई जाएगी? पटकाई बूम पहाड़ियाँ। इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे। मीरी, अबोर, मिशमी, मीरी, अबोर, मिशमी और डाफला जो है किस तरफ पाई जाएगी? ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पार्ट में पाए जाएंगे, मतलब तिब्बत के तरफ पाए जाएंगे। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो म्यांमार की सीमा बनाती है उसमें कौन पाया जाएगा? वो पाया जाएगा आपका पटकई बूम पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा, और वो यूरोप के फ्रांस में और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। यदि आपसे पूछे कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजक के कारण को निर्दिष्ट करता है? पहला है महासागरीय अम्लीकरण, दूसरा है अत्यधिक मत्स्यन, तीसरा है गैर संवहनीय पर्यटन। तो इसमें से ये सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। अभी जो टोक्यो पिछला जो हमारा पैरा ओलंपिक हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे हमारे टेक चंद। कौन थे? वो थे हमारे टेक चंद। ठीक है, टेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान जो है वो है आपका द्वितीय। क्या है? द्वितीय। विश्व में सड़क नेटवर्क, साथ ही साथ रोड नेटवर्क, सड़क नेटवर्क के साथ साथ रेल नेटवर्क के मामले में भी भारत का स्थान द्वितीय है। प्रथम कौन है? प्रथम यदि आपसे पूछे तो वो हो जाएगा यूएसए, मतलब अमेरिका। अमेरिका सड़क नेटवर्क के मामले में भी और रेल नेटवर्क के मामले में भी, दोनों में कौन है प्रथम या अग्रणी? वो अमेरिका है। और भारत का स्थान कौन सा है? वो द्वितीय स्थान है, चाहे वो सड़क नेटवर्क हो या फिर रेल नेटवर्क, दोनों में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? तो सऊदी अरब है, इसकी लगती है। ठीक है, जिबूती लगती है, इरिट्रिया लगती है, लेकिन इथोपिया जो है, इथोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथोपिया। ये जिबूती और इरिट्रिया आप देखेंगे तो ये अफ्रीकन कंट्री है। जिबूती और इरिट्रिया जो कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री, मतलब अफ्रीका महादेश में ये कंट्री है, जबकि सऊदी अरब जो है एशिया महादेश की एक कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो अभी आपको पता होगा कि हम जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था उसको दो पार्ट में विभाजित करके उसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उसमें क्या है कि ये तीनों, काराकोरम जो है वो लद्दाख में पड़ता है, चांगला भी लद्दाख में पड़ता है, जोजिला भी लद्दाख में पड़ता है, जबकि बनिहाल जो है आपका वो लद्दाख में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बनिहाल जो है आपका, बनिहाल दर्रा वो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से जम्मू के बीच में है। श्रीनगर से जम्मू के बीच में, और ये कंप्लीटली जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। जबकि काराकोरम आप देखेंगे, काराकोरम और जोजिला और चांगला जो है ये तीनों लद्दाख में अवस्थित है। जोजिला कहाँ से कहाँ तक है? जोजिला जो है आपका श्रीनगर से
लेह तक है। ठीक है। फिर चागला जो है वो आपका मनाली से लाहौल स्पीति के बीच है चागला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है, उसकी अवधि कितनी है? तो उसकी अवधि जो है आपका 2020 से 2025 है। 7 निश्चय पार्ट 2 की अवधि जो है 2020 से 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो नागार्जुन सागर परियोजना नहीं होगा, मयूराक्षी परियोजना नहीं होगा, पोचमपात परियोजना नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ऐसी परियोजना है जो व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ठीक है। अब आपसे पूछते नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना किस पे है? तो मयूराक्षी नदी पे है। पोचमपात किस पे है? तो गोदावरी नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपको सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आल्प्स पर्वत कहाँ है। तो आल्प पर्वत जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत कहाँ पे पाई जाती है? वो यूरोप में पाई जाती है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपको माउंट ब्लैंक। क्या है? माउंट ब्लैंक, BLANC, माउंट ब्लैंक। ये आपको मध्य यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य यूरोप में। मध्य यूरोप में कौन से कंट्री में? तो आप पाएंगे ये पाया जाता है फ्रांस में, जर्मनी में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, और कुछ पार्ट जो है इसका इटली में भी पाया जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है आपको 4810 मीटर है। ठीक है। मैटर हॉर्न भी आपको आल्प्स पर्वत का ही एक श्रृंखला है, लेकिन मैटर हॉर्न की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है माउंट ब्लैंक से कम है। जबकि हमसे पूछा गया है सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो हो जाएगा माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? मतलब हिरण की ऐसी कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगाई। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? संगाई। मतलब संगाई जो है वो हिरण की एक दुर्लभ और विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ये जनरली क्या हो रही है? विलुप्त होते जा रही है, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। और आपको पूछा जाएगा कि केबुल लामजाओ कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है। तो केबुल लामजाओ के बारे में कहा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है आपका बांग्ला। कौन सी है? वो है आपका बांग्ला। देखिए आपको जो 2011 की जनसंख्या है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार आप पाएंगे कि प्रथम स्थान पे सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषी लोग सबसे ज़्यादा है। दूसरा कौन सा है? बांग्ला। और तीसरा भाषा कौन सा है? वो है आपका तेलुगु। तेलुगु प्रायः दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। बांग्ला के बारे में बोला जाए तो जनरली पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। और हिंदी तो हमारे लगभग भारत के हर एक क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, ये सही है। आपने एक मूवी देखी होगी KGF। इसका नाम KGF क्यों पड़ता है? क्योंकि के से होता है कोलार, जी से होता है गोल्ड, और F से होता है फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड, इसीलिए इसका नाम होता है KGF। तो सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में। तो सही, ये सुमेलित है। कोयला झड़िया में पाया जाता है। झड़िया कहाँ है? तो आपको झारखंड में है। ठीक है। हीरा, पन्ना, सही है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो हीरा का सुमेलित सही है पन्ना। जबकि चांदी का सुमेलित बैलाडीला नहीं, ये गलत है। ठीक है। बैलाडीला में क्या पाया जाता है? बैलाडीला में आपको लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन है। कौन सी है? अमेजन है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे है ये नदी? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और दक्षिण अमेरिका के किस किस क्षेत्रों से होकर के ये बहती है? तो ये पेरू और ब्राजील, पेरू और ब्राजील से होकर के ये बहती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें आप क्या पाएंगे? लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? वो गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर? भोगवा, भोगवा नदी के, ठीक है, सॉरी सॉरी, हमें बंदरगाह के बारे में पूछा गया, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? इसमें से आपको देखना है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दीवाने अर्ज इल्तुतमिश। ठीक है, दीवाने अर्ज इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोग्जी ओकोंजा-इवेला विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो अफ्रीकन कंट्री से है, और अफ्रीका के नाइजीरिया से है। कहाँ से है? अफ्रीका के नाइजीरिया से है। अफ्रीका के कहाँ से है? नाइजीरिया से है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये गलत है, मतलब ये सुमेलित आपका नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सुमेलित है। सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन की रचना की गई थी, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड की रचना की गई थी, ये सही है। अब आपसे पूछेगा द इंडियन सोशलिस्ट किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ से? तो ये लंदन में लिखी गई थी इनके द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में और कब की गई थी? तो ये आपको डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को ये की गई थी। कहाँ पे? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एक अफगान शेर, एक अफगान शेर, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? ठीक है, तो शेर अली जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉर्ड मेयो नामक जो वायसराय थे उनकी हत्या चाकू मार करके कर दी गई थी। किनकी हत्या? लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली के द्वारा चाकू मार करके कर दी गई थी। अब आपको ध्यान देना होगा, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब था, कब तक था? तो 1869 से 1872 तक। अब मेयो के बारे में कुछ जानकारियां ऐसी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पूछेगा भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई थी? 1872 में। साथ ही साथ देखिए, लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है अजमेर में, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। कौन सा? मेयो कॉलेज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए इनके गायन का समय कितना है? वंदे मातरम जो है उसके गायन का समय कितना है? तो वो आपका है 65 सेकेंड, 65 सेकेंड। ठीक है, मतलब वंदे मातरम को पूरा गाने में कितना वक्त लगता है? तो 65 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है,
क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कथन जो है भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। और कब कहा गया था? तो ये लाहौर कोर्ट में इनके द्वारा कहा गया था। क्यों कहा गया था? तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए ये बात इनके द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी। ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे कि इसी के काल में, मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही सन 1911 में दिल्ली में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें जो ब्रिटेन के राजा थे, तत्कालीन राजा थे जॉर्ज पंचम, इनका राज्याभिषेक किया गया था। और साथ ही साथ इसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी एवं कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो आप इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखेंगे कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। इसी के समय में दिल्ली में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया जाता है तथा बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी जो थी आपको पोतन थी। कहाँ थी? पोतन थी। और पोतन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे था। कहाँ था? गोदावरी नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या है? तो प्रकाश का कारण जो है उसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद भी आकाश में प्रकाश की कुछ किरणें मौजूद रहती है। वो जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मौजूद रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा त्वचा। रक्त, हड्डी और उपास्थि ये सारे जो है संयोजी ऊतक है। त्वचा जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है, ये उपकला ऊतक है। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? देखिए, दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। अब आपसे पूछेगा इसको क्योर करने के लिए, मतलब इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम जो लेंस का उपयोग करते हैं वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछते कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इसमें क्या होता है कि नेत्र की गोलाई जो है, हमारे जो आँख है, आँख की गोलाई घट जाती है। ठीक, गोलाई घट जाने के कारण जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्षमता घट जाती है। ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? मतलब एसी को यदि आपको डीसी में बदलना है तो उसके लिए कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है। देखिए, अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों जो है वो धारा की मात्रा को मापता है। ठीक है।
ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेट करता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब दोनों अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है, तो अमीटर जो है सिर्फ एक ही तरफ से करंट के फ्लो को मेजरमेंट कर सकता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से यदि करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर मापने के लिए सक्षम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है जो कि बाह्य कक्षा में घूमते रहती है, जो कि किसी तत्व के बाह्य कक्षा में घूमते रहती है। ठीक है। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब CO+H2। अब इसमें पाएंगे क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो लगभग 45% होता है और हाइड्रोजन जो है आपका लगभग 55% के बराबर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो हमारा हमारा टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर घटता है। ठीक है। और टेम्परेचर घटेगा तो हमारा प्रेशर भी घटता है, और जैसे ही वायुमंडलीय दबाव कम होता है तो हमारा जो है क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है और हमारा पानी जो है कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो सपोज कीजिए यदि हमारा ग्राउंड लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल होता है, तो ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि वो 99 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर हमारा बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दबाव कम होता है और दबाव जैसे ही कम होगा तो हमारा क्वथनांक भी कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर जो है रक्त हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। किसके कारण? हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट, अब देखिए आपसे पूछे ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब जो जब हमारा हम कहीं पे कट फट जाता है तो फिर ब्लड का थक्का जमने लगता है बाहर में, तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो आपको फिब्रिनोजेन की उपस्थिति के कारण होता है और थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण होता है। यदि शरीर के भीतर कहीं पे चोट-फोट या कट जाता है तो वो हेपेरिन के कारण ब्लड हमारा हेपेरिन की कमी के कारण हमारा ब्लड नहीं जमता है। यदि हेपेरिन है तो हमारा जो अंदर में टूट-फूट है वो उसका मरम्मत जल्दी हो जाता है और ब्लड हमारा फ्लो नहीं होता है शरीर के अंदर। ठीक है? और शरीर के बाहर कौन काम करता है? फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये तीनों कीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है। रक्त दाब का नियंत्रण करना ये है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उपापचय का नियंत्रण करना ये भी करता है, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये नहीं होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना नहीं होता, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है, तो वो आपका होता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में इसका इंग्लिश नेम आपका होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है।
चलिए नेक्स्ट है ब्लैक होल के। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का क्या कारण है? ठीक है, तो ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है, ठीक है, जो किसी भी विकिरण को यानी उससे लाइट पास नहीं कर सकती है। तो क्यों पास नहीं कर सकती है? क्योंकि वो जितने भी लाइट उस पर गिरते हैं उस सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत उच्च घनत्व के कारण उससे क्रॉस करने वाली किसी भी लाइट को वो अपने से बाहर आने नहीं देता है, वो सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है वो आपका जस्ता का अयस्क है। किसका है? जस्ता मतलब जिंक का अयस्क है। ठीक है, जिंक का अयस्क है। अब आपसे पूछे तीन का, तीन का अयस्क कौन सा है? तो केसीटेराइट है। क्या है? केसीटेराइट, केसीटेराइट। अब आपसे पूछे केसीटेराइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो SnO2 हो जाएगा। अब आपसे पूछे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? तो ये है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट या डोलोमाइट या इप्सम साल्ट भी इसी का अयस्क है। इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgSO4 7H2O। ठीक है, अब आपसे पूछे तांबा का कौन सा अयस्क है? तो तांबा का क्यूपराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लांज हो जाएगा, कॉपर पाइराइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। परमाणुओं में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, वो है अपवाहु सिद्धांत द्वारा। ये हो जाएगा अपवाहु सिद्धांत द्वारा। अपवाहु सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरते, परमाणु किसी भी तत्व का जो एलिमेंट को भरना है वो सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल के द्वारा? अपवाहु प्रिंसिपल के द्वारा। नेक्स्ट है कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? ठीक है, कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा भंडारण। क्या हो जाएगा? भंडारण। ठीक है, और कशेरुकी उदर जो है आपको ग्रास नली, ग्रास नली और आंत के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रेडियो धर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो हेनरी बैक्वेरेल थे। हेनरी बैक्वेरेल थे। इस खोज के कारण इनको 1903 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। इनको हेनरी बैक्वेरेल को, क्यों? रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए। अब देखिए रेडियो धर्मिता जो है क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस या ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिकली जो है खुद से ही उससे रेज निकलते रहते हैं। कौन कौन से रेज? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, ये या फिर इलेक्ट्रॉन, ये जो है इस तरीके के चार रेज जो है खुद से ऑटोमेटिकली निकलते रहते हैं, रेडिएट होते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा वसा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क काछीपाक जीरोफ्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरोफ्थैल्मिया जो है वो आंखों की बीमारी है और वो विटामिन ए की कमी से होता है। वो विटामिन ए की कमी से होता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो आप पाएंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाता है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो क्यों? तो आप पाएंगे वो जो है वाष्पीकरण, क्योंकि मिट्टी के बने होने के कारण मिट्टी के सतह से जो है हमेशा पानी जो है वाष्प बन करके उड़ते रहता है, जिसके कारण से वो पानी हमारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो प्रजातियों की विविधता जो है वो प्रवाल भित्तियों में अधिक पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों में अधिक पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ क्या है? आप ऐसा पाएंगे कि समुद्र के अंदर जो चट्टान है उसको हम लोग प्रवाल कहते हैं। वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण वहाँ पे
पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नानावती आयोग, ये ठीक है, गोधरा कांड से संबंधित है। लिब्राहन आयोग, बाबरी मस्जिद कांड, सही है। कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा से संबंधित है, ये भी सही है। फूकन आयोग और राजीव गांधी हत्याकांड, ये गलत है। देखिए, गांधी हत्याकांड जो है, इनका जो आयोग था वो था जैन आयोग। कौन था? जैन आयोग। ठीक है। फूकन आयोग जो है, फूकन आयोग, ये है तहलका टेप कांड से, तहलका टेप कांड से संबंधित है। ठीक है। इसी में आपसे पूछ दे कि इंदिरा गांधी हत्याकांड किस आयोग से संबंधित है, तो उनका हो जाएगा ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपक्रमों के स्वामित्व पर। उपक्रमों के स्वामित्व पर, जो भी उपक्रम है उसमें हक किनका है, मालिकाना हक किनका है। यदि उसमें निजी क्षेत्र के लोगों का भी स्वामित्व है, साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र के लोगों का भी स्वामित्व है, मतलब सरकार एवं निजी क्षेत्र का, सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिले हुए हैं किसी तंत्र में, तो ऐसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे तंत्र को हम लोग सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, पब्लिक प्राइवेट कहते हैं। ठीक है। और उसका वर्गीकरण उपक्रमों के स्वामित्व पर किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले पूछा है आपको, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जूट का उत्पादन जो है सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो भारत है। पहले बांग्लादेश हुआ करता था, लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, मतलब उत्पादन कौन करता है, तो वो भारत है। लेकिन एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 जून, 29 जून, 29 जुलाई, 29 जून, 29 अगस्त। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 29 जून। ठीक है। 29 जून क्या हो जाएगा? 29 जून। 29 जून को है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किनकी याद में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस। महालनोबिस। ठीक है। पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। ठीक है। पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, तो उनके योगदान को याद रखने के लिए हम लोग जो है 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति, ये गलत है। ठीक है। उर्वरक उत्पादन जो है वो भूरी क्रांति है। उर्वरक उत्पादन किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से संबंधित है। कपास उत्पादन स्वर्ण रेखा क्रांति, सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, ये भी सही है। आलू उत्पादन गोल क्रांति, ये भी सही है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। उर्वरक उत्पादन का संबंध जो है वो भूरी क्रांति से है। यदि पूछे आपसे बादामी क्रांति से संबंधित क्या है, तो बादामी क्रांति से संबंधित जो है आपका वो है मसाला उत्पादन। कौन सा है? मसाला उत्पादन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड जो है वो एक यूरोपीय कंट्री है। ये एक यूरोपीय देश है, मतलब यूरोप महादेश में ये स्थित है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से और डीपीएसपी लिया गया, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है। और साथ ही साथ राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था को भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है
न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, और जुडिशियल सुपरमेसी, ये सारा चीज़ कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन जो है जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कहाँ से लिया गया है? मतलब समानता, हाँ, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, ये सारा कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। यहाँ पूछा गया था भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश से लिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र यदि देना चाहता है तो वो किसे देगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान से यदि भारत आ रहे लोग तो उनके नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948, इससे पहले यदि कोई भी पाकिस्तानी भारत आ जाते हैं तो उनको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई भी पाकिस्तानी भारत आते हैं तो उनको भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें आवेदन देना होगा, और साथ ही साथ आवेदन वो तभी दे पाएंगे जब वो भारत में 6 महीने तक समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। और नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? हमारे संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो है वो थे आपको आर के शनमुखम शेट्टी, आर के शनमुखम शेट्टी। राजेंद्र प्रसाद कौन क्या थे? राजेंद्र प्रसाद आपको क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति, क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो वो आपका हो जाएगा 91, मतलब 91 संविधान संशोधन 2003, 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया गया, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा जो है चाहे विधान परिषद हो या फिर लोकसभा हो, उसमें जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो सदन के कुल आकार का 15% तक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 262, 244, 265, 263। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 जो है वो दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित राज्यों के बीच जो है जल विवाद यदि होता है तो उससे संबंधित न्याय निर्णय से संबंधित है अनुच्छेद 262, ठीक है। अनुच्छेद 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बारे में कहता है। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है वो आपको अमेरिका में विकसित हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? ठीक है, तो संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को माना गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233, ठीक है। उसके बाद है आपका राज्य संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति 231, ये सही है आपका। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन 214, ये गलत है। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है वो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे समाप्त किया जाता है पर भंग नहीं?
मतलब समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, मतलब वो एक अस्थाई सदन होगी। और अस्थाई सदन कौन है? वो आपका विधान परिषद है। वो क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से यदि केंद्र में देखें तो केंद्र में जो है आपका वो राज्यसभा है। केंद्र में क्या है? राज्यसभा है। और राज्य में क्या हो जाएगा? विधान परिषद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो आपको जापान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। तो G7 क्या है? देखिए, G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ठीक है, ये प्राय देखेंगे आप, इसमें ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज है। कौन कौन से कंट्रीज है? तो आप अमेरिका के ले लीजिए, अमेरिका से है, कनाडा और यूएसए, ये दोनों उत्तरी अमेरिका के देश हो गए। उसके बाद आ जाइए आप इधर यूरोप में। यूरोप में कौन कौन है? यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, और इटली हो जाएगा। और इधर आपका कौन है? एशिया में कौन है? एशिया में आपका है जापान। तो देखिए, 2 4 6 और 1 7। तो इन सारे कंट्रीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है, तो आपका है वो 6.4%। मतलब राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का हमारा कितना है? 6.4% है। रहने का अनुमान है, ये अनुमानित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2047। 2047। मेकोंग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। देखिए, मेकोंग गंगा सहयोग जो है वो सन 2000 में शुरू किया गया था। कहाँ पे? लाओस में। ठीक है। और इसमें भारत के साथ साथ 6 देश हैं। देखिए, भारत के साथ साथ वर्तमान में 6 देश शामिल हैं। कौन कौन है? तो जो हमारे पूर्व में है, हमारे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी कंट्रीज है वो सारे शामिल है। जैसे आप देख ले, आ जाएगा म्यांमार। ठीक है। म्यांमार के बाद आप थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ठीक है। ये सारे कंट्रीज जो है आपका मेकोंग गंगा सहयोग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेकोंग आप पाएंगे क्या, मेकोंग जो है वो कंबोडिया और वियतनाम के बीच बहती है। इसीलिए मेकोंग गंगा सहयोग जो है वो इन सारे देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है वो पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में है। ये एक स्वायत्त संस्था है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। ठीक है। इसकी स्थापना सन 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। शुरुआत में कहाँ की गई थी? प्रभात स्टूडियो में इसकी स्थापना सन 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का उत्पादन में जो है आपको बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। मक्का और सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? वो तीसरा है। ठीक है। लेकिन लीची और मखाना में बिहार का स्थान जो है वो पहला है। लीची और मखाना में बिहार का जो स्थान है वो पहला है, जबकि मक्का उत्पादन में, ठीक है, तथा सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो कितना है? तीसरा है। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति आपको पता होगा, ये सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पे? सिक्किम में निवास करती है। अब आपसे पूछे महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति है, तो वो आपको हो जाएगा कोली, ठीक है, और बार्ली। कोली और बार्ली। ठीक है। त्रिपुरा में कौन है? तो त्रिपुरी और रियांग जनजाति। तो आपको त्रिपुरी तो याद रहेगा ही, रियांग आपको याद करना है। मणिपुरी में
मणिपुर में है, मणिपुरी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रमोद सावंत। प्रमोद, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी, विनय कुमार सक्सेना। कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना। इनके द्वारा हाल ही में दिल्ली में एक वाटरफॉल का उद्घाटन किया गया है। आप ध्यान देंगे, इन्हीं के द्वारा जो है हाल ही में दिल्ली में एक वाटरफॉल का उद्घाटन किया गया है। वाटरफॉल जो है आर्टिफिशियली बनाया गया है दिल्ली में। ये दिल्ली के वर्तमान उप राज्यपाल है कौन? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी गंगोत्री। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, मैत्री और भारती जो है इसके बाद स्थापित किए गए अनुसंधान केंद्र है। ये भी आपको भारत के ही है, लेकिन प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट है कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है आपका जैव सुरक्षा समझौता से। क्या हो जाएगा? जैव सुरक्षा समझौता से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एरिटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 के जीके जीएस को कंप्लीट किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।